नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई एस पी एस अकेडमी में। और जैसा कि हम लोगों ने आपके यूपी पी सी एस प्रीलिम्स 2023 के लिए जी एस एम सी की उसकी सीरीज़ तैयार की है। तो ये उस सीरीज़ का हमारा तीसरा वीडियो है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आप मेरी दो सीरीज़ फॉलो कर लीजिए। एक मेरी पॉइंटर बुक की जो सीरीज़ है, उसके माध्यम से मैं वन लाइनर जो है आपके जीएस के जो क्वेश्चन है सभी कवर करवा रहा हूँ। तो उस सीरीज़ में मैंने अभी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट जो है आपको तीनों सब्जेक्ट कवर करवा दिए हैं। और अब जो है अगला जो मैं आपको पॉलिटी स्टार्ट करूँगा, तो आप वो भी सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके जो है जीएस का अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा और यहाँ पे उसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस के माध्यम से खुद को देख सकते हैं कि कौन सा पोर्शन आपका छूटा हुआ है, तो उसको आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है, देखिए आज हम लोग एनवायरनमेंट के क्वेश्चन ही अभी स्टार्ट किए हैं, तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो जिसमें चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन पहला कह रहा है कि एक तालाब पारितंत्र में जो बड़ी मछलियाँ, कछुए और मेंढक क्या होते हैं। तो आपके क्या उत्पादक, अपघटक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, इनमें से क्या होते हैं। तो जो बड़ी मछलियाँ, कछुए, ये होते हैं, किस तरीके के जीव होते हैं। ये देखिए, आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे जानवरों को, बड़ी मछलियाँ जो हैं वो छोटी मछलियों को खाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक श्रेणी जो बनती है, तो ये जो है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जैव मंडल जो है, जैव मंडल जल, थल और वायुमंडल जो होता है हमारा, इसके कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है। तो ये देखिए, हमारा जो विस्तृत होता है 22 से लेकर 30 किलोमीटर का जो एरिया होता है हमारा, उसको बोलते हैं जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है कि जहाँ पे जीव जीव मतलब पाए जाएं, जिसमें जो है जो जिंदा जीव होते हैं पाए जाएं। इसके बाद में जो है आप देखेंगे कि वायुमंडल आप ऊपर तक जाएगी और ज़मीन के अंदर और जल के अंदर जहाँ तक आपको जीवन मिल रहा है, तो उस एरिया को कहा जाता है जैव मंडल। तो ये हमारा कवर करता है 22 से 30 किलोमीटर का एरिया कवर करता है जैव मंडल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को क्या कहा जाता है। पारितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं। सभी भौगोलिक, तो सभी भौगोलिक आप देखेंगे तो सभी भौगोलिक में हमारा आ जाता है जैव मंडल, क्योंकि जैव मंडल में हमारा वायुमंडल भी ऐड होता है, स्थल मंडल भी ऐड होता है, आयन मंडल भी कहीं ना कहीं जो है ऐड होता है। तो इन सभी को मिलने से ही बनता है हमारा जैव मंडल, तो संगठन को बोला जाता है जैव मंडल। अगला 56 नंबर कह रहा है कि घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए जो हमारा कृत्रिम पारितंत्र होता है, आर्टिफिशियल जो एनवायरनमेंट होता है, को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। जो हम लोग घर में मछलियों पालन के लिए और भी जो हमारे कछुआ पालन के लिए होता है, तो वो हम लोग जो लाते हैं जार, तो उसको क्या एक्वेरियम बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र किस तरीके का होगा। तो वही होगा, आर्टिफिशियल होगा, कृत्रिम पारितंत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 58 नंबर कहते हैं कि पर्यावरण में जो है अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगता है। तो जो पर्यावरण में अगर हम लोग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो एक पारिस्थितिक संकट ही उत्पन्न हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 59 नंबर कह रहा है कि मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो वन तो प्राकृतिक होते हैं, घास भी प्राकृतिक होती है, अलवणीय जल भी पारितंत्र। तो लेकिन जो फसल पारितंत्र होता है ये मानव निर्मित होता है, क्योंकि कृषि का कार्य मानव ही करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत की जब भी बात आए, तो सबसे जो है मुख्य स्रोत हमारा कौन सा होता है, वो होता है सूर्य ऊर्जा, यानी कि सूर्य हो जाएगा। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है, अगर देखेंगे एनर्जी का जो हमारे अर्थ पर जो एनर्जी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वो सूर्य ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो जीवाणु, एक्टिनोमाइसीस व कवक होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है। इनका देखिए, जीवाणु, एक्टिनोमाइसीस और कवक का क्या काम होता है। इनका काम होता है कि जो भी चीज़ें हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डिग्रेड करना। तो ये जो है अपघटक होते हैं, तो चीज़ों को अपघटन करने का काम। देखिए, जो भी मान लीजिए पेड़ पौधे हो गए, इंसान हो गए, तो जब मरने के बाद में जो बॉडी बचती है, तो उसको डिकम्पोज़र जो करते हैं, तो इनको ही बोला जाता है अपघटक। तो इन सभी का काम होता है अपघटन करना, कार्बन का जो है कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में चेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य में योजना की कड़ी क्या होती है।
तो जो जैविक और अजैविक के मध्य में जो योजना की कड़ी होती है जो जोड़ती है, तो वो होती है उनकी जैव संरचना, क्योंकि अजैव में तो जीव होता नहीं और जैव में जीव होता है, तो इनके बीच की जो योजना की कड़ी होगी उसको क्या बोला जाता है, जैव संरचना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। तो सबसे प्रमुख कारण आप देखेंगे तो वो होता है आपका वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर ए। तो जिसके अगर वनों को काट दिया जाएगा, उन्मूलन कर दिया जाएगा, तो उससे मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, कहीं पे बाढ़ आएगी, कहीं पे सूखा होगा, कहीं पे अकाल पड़ेगा, और वर्षा की परिवर्तनता भी हो जाएगी। वर्षा का जो वर्षा में चेंजेस आ जाएंगे, कहीं पे कम वर्षा होगी, कहीं पे ज़्यादा वर्षा होगी। तो वनोन्मूलन हमारा प्रमुख कारण है, और जिसके ये परिणाम निकल के आते हैं मरुस्थलीकरण, बाढ़, अकाल, वर्षा की परिवर्तनीयता जो होती है, ये उसके कारण जो है रिजल्ट निकल के आते हैं। अगला देखते हैं कि प्रकृति में सर्प जो है, सांप की बात हो रही है कि जो पादपों पर निर्भर कीट होते हैं, तो जो पेड़ पौधों पे जो कीट निर्भर होते हैं, तो उनको कौन खाता है, सांप। तो यदि मोर सांप को खाता है तो क्या होगा, तो मोर की स्थिति क्या होगी, तो वो यहाँ पे देखेंगे खाद्य स्तूप में जो है शीर्ष उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीर्ष उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता तो वही शाकाहारी होगा। ये पादपों पर निर्भर जो कीट होते हैं, इनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अपघटक और पादपों का अंतिम घटक, देखिए अपघटक की तो श्रेणी ही अलग हो जाती है, तो इनको जो है इनकी श्रेणी अलग हो जाती है डिकम्पोजर की, तो इनको इसमें हम लोग ऐड नहीं करते श्रृंखला में। तो और जो फिर हमारा ऑप्शन जो बचा है वो खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता, तो ये शीर्ष उपभोक्ता होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मितपोषणी झील का उदाहरण है, तो कौन सा है, देखिए राजस्थान की जो सांवर झील है वो एक मितपोषणी झील का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित जलवायु कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे कम प्रभाव डालता है। तो सबसे कम प्रभाव जो डालता है वो हमारी डालती है पवन, क्योंकि देखिए तापक्रम अगर परिवर्तन देखेंगे तो ये भी काफ़ी प्रभाव डालता है। सूर्य का प्रकाश से तो पूरी एनर्जी ही चलती है, और जल की प्राप्यता भी जो है अत्यधिक प्रभाव डालती है। तो अगर सबसे कम इनमें से अगर आप देखेंगे तो कौन प्रभाव डालता है, तो वो पवन जो है इनमें से सबसे कम प्रभाव डालती है। डालती तो है, लेकिन इनमें से अगर देखा जाए तो सबसे कम प्रभाव पवन ही डालती है। नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई, तो कैसी पत्तियां, नुकीली पत्तियां और भेदक गहराई वाली जड़ के पौधों को निम्न में से वर्गीकृत किया जाता है। तो ये विशेषता आप देखेंगे तो ये मरूदभिद जो पौधे होते हैं आपके, तो इनकी विशेषता होती है कि इनकी आपको पत्तियां एकदम नुकीली कांटेदार मिलेंगी, और इनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी अंदर तक जो है गहराई तक जाती हैं। किसके लिए, क्योंकि वो पानी की खोज में। मरूदभिद किस तरीके के पौधे होते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन एक दिया हुआ है मरुस्थली पौधे, इससे कंफ्यूज ना हो जाना, क्योंकि मरुस्थली पौधों में कई तरीके के पौधे ऐड होते हैं, लेकिन मरूदभिद पौधे उनको कहा जाता है जिनकी जो है आप देखेंगे कांटेदार पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, और उनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं। सिमिलर है, लेकिन इन ऑप्शन आपके दोनों, इन्हीं दो ऑप्शन में तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मरूदभिद एक बृहद जो है आप देखेंगे अवधारणा है। मरुस्थली पौधे तो इसमें जो है उतनी विविधता नहीं होती, तो मरूदभिद एक बृहद अवधारणा है, इस वजह से आपको मरूदभिद ही टिक करना होगा। और यहाँ पे देखें इनकी जो जड़ होती है बहुत गहराई तक जाती है, क्योंकि वाटर लेवल जो है ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही कम होता है, तो इसलिए इनकी जड़ें जो है भेदक गहराई वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य में संक्रमण का जो क्षेत्र होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है इकोटोन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भूतल पर जो है दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन यानी कि सस्टेन्ड जो लाइफ होती है किसकी विशेषता होती है, तो ये हमारी होती है पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषता। नेक्स्ट देखते हैं कि बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे ऊर्जा का क्षय बोल रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ऊर्जा का क्षय, देखिए जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, फूड जो भी कंज्यूम करते हैं, तो उसको हम लोग जो है क्षय हमारे जो कंज्यूम किया होता है किस तरीके से क्षय होता है। देखिए तो हमारा जो श्वसन प्रक्रिया होती है इसके ही द्वारा हमारी एनर्जी निकलती है। तो हम जिंदा रहने के लिए जो सांस लेते हैं, तो हमारे जो भी हम लोग प्रोडक्ट खाते हैं तो वो सांस के माध्यम से ही जो है उनका क्षय हो जाता है। तो उनका लॉस किस तरीके से होता है, श्वसन के द्वारा होता है। बाकी आपके प्रकाश संश्लेषण तो पौधों से बाष्पोत्सर्जन
और प्रजनन से नहीं। हमारा सबसे ज़्यादा अगर लॉस देखेंगे तो किससे होगा, श्वसन से होता है। जो हमारी जो भी एनर्जी होती है वो श्वसन के द्वारा जो है उसको लॉस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन है आपका 4 कड़ियाँ होती हैं आहार श्रृंखला में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा आ जाता है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, जो हमारा एनर्जी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तो क्या है, शौरिक विकिरण। शौरिक विकिरण जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है उत्पादकता को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि सारी की सारी आप देखेंगे एनर्जी जो पेड़ पौधे हम लेते हैं तो ये सारी की सारी एनर्जी ही आती है सूर्य से। नेक्स्ट देखते हैं कि स्क्लेरोफाइट्स शब्द प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए जो झाड़ी पौधे होते हैं उनके लिए किया जाता है, झाड़ीदार पौधों के लिए स्क्लेरोफाइट शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उच्च श्रेणी मांसाहारी, उच्च श्रेणी के जो मांसाहारी होते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण कितना करते हैं। तो अधिकतम अंश ग्रहण करेंगे, न्यूनतम अंश, आधा अंश या फिर संपूर्ण अंश। देखिए मैंने आपको पिछले जो है वीडियो में बताया था कि जो हमारा 10% का नियम है जो लिंडेमान जी ने दिया था महोदय ने, तो उसमें कहा जाता है कि जो ऊर्जा जो है वो हमारी जो है अगले स्तर तक जाते हुए 90% ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास हो जाता है। तो 10% ऊर्जा ही जो है अगले श्रेणी में जाती है। तो आप देखेंगे जो उच्च श्रेणी के मांसाहारी होते हैं तो वो तो लास्ट में आएंगे श्रेणी में, तो उनको ऊर्जा का कैसा जो है, उनको ऊर्जा कितनी मिलेगी, तो उनको ऊर्जा का न्यूनतम अंश मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है। तो पहला कह रहा है कि गुण परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन की प्रक्रिया उद्भव यानी इवोल्यूशन के मौलिक पदार्थों का सृजन करती है, तो ये आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन के दौरान अनेक जीन प्रारूपों का उत्पादन होता है, तो बिल्कुल सही है, लैंगिक प्रजनन के द्वारा ही नए जीनों, आप देखेंगे विविधता आप तभी आती है जब लैंगिक प्रजनन होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी सही है। सी कह रहा है कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के द्वारा उत्कृष्ट जीन प्रारूपों की आवृत्ति में वृद्धि हो जाती है, तो बिल्कुल सही है, प्राकृतिक अगर चयन की प्रक्रिया होगी तो उसमें जीवों के प्रारूप में अधिक वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर, तो फिर हमारा एक ही ऑप्शन बचा है जो गलत है। चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सुलभ पर्यावरण में कतिपय जीन प्रारूपों को धारण करने वाले जीव अन्य प्रारूप को धारण करने वाले जीवों की तुलना में कम क्षमता वाले होते हैं, तो कम नहीं, यहाँ पे होते हैं हमारे ज़्यादा क्षमता वाले, तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। तो मतलब असत्य कथन है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि मृदा में उपस्थित जो जल की कुल मात्रा होती है तो उसको क्या कहते हैं, तो उस मात्रा को कहा जाता है होलार्ड। क्या कहा जाता है, होलार्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्थान की आपेक्षिक जो आर्द्रता होती है, क्या आपेक्षिक आर्द्रता, उसको ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण जो है यूज़ होता है, तो वो होता है आपका हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता के नापने के लिए कौन सा यूज़ होता है उपकरण, आपका हाइग्रोमीटर। अगला कह रहा है कि बालुकोद्भिद किस स्थान पर उगने वाले पौधे होते हैं, तो बालुकोद्भिद कहाँ पर उगते हैं, ये देखिए जो आपके बजरी और रेत में जो पौधे उगते हैं उनको बोला जाता है बालुकोद्भिद। संतुलित पारिस्थितिकी जो तंत्र में संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा ए कह रहा है कि ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं निर्गम में संतुलन होता है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे हमारा ये तो सही है। जैव भू रासायनिक चक्र में भाग लेने वाले संचरणशील पदार्थों की तुलना में संचयित पदार्थ अधिक होते हैं, तो बिल्कुल अधिक होते हैं, यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। सी कह रहा है कि जैव भू रासायनिक तंत्रों की कार्यशीलता पारिस्थितिक तंत्र की बाह्य दशाओं में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिरोध करती है, तो बिल्कुल प्रतिरोध करती है। अगला देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो विविधता यानी कि डाइवर्सिटी होती है के द्वारा तंत्र में होने वाली अस्थिरता बढ़ जाती है। नहीं, देखिए जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ही ज़्यादा स्थिरता आती है, ना कि अस्थिरता। तो इस वजह से हमारा जो डी वाला है ये गलत हो जाता है, असत्य हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से राइट अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर डी राइट निकल के आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेकार सख्त भूमि पर उगने वाले जो पौधे होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, तो जो सख्त भूमि बेकार होती है उस पर जो पौधे उगते हैं
उनको बोला जाता है कर्सोफाइट। तो बालकोद्भिद तो हम लोग देख चुके हैं। सैलोभिद जो सैलों पे चट्टानों पे उगते हैं, बालकोभिद जो बजरी और रेत में उगते हैं। कर्सोफाइट क्या होते हैं? जो बेकार सख्त भूमि पर उगते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है। किसका? उत्पादकता का बोध। तो उत्पादकता का बोध किससे होता है? ऊर्जा के पिरामिड से। तो ऊर्जा जितनी ज़्यादा मिलेगी उसी हिसाब से तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ऊर्जा का सीधा संबंध होता है प्रोडक्टिविटी से। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है। तो ये तो सभी को मालूम होगा। तो किस में जीव नहीं है? देखिए, जानवर में होता है, जीवाणु में होता है, वनस्पति में होता है, वायु में। तो वायु कोई जीवित नहीं है, इसमें प्राण तो नहीं होते हैं। तो ये एक जीविक संगठक की श्रेणी में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला देखते हैं कि 1985 से हर वर्ष भारत सरकार, तो फिल इन द ब्लैंक्स और दिया है आपका, और पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाए। तो जो 1985 से भारत सरकार जो है अक्टूबर माह का जो पहला सोमवार होता है उसको क्या मनाती है? विश्व हैबिटेट दिवस। अगला देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कि इकोसिस्टम में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है। तो जो देखिए यहाँ पे आपका सबसे टिकाऊ जो जैव समूह होता है वो आपका कहलाता है इकोटोन। इकोटोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये आपका ओस्लो में स्थापित है। अगला देखते हैं कि पारिस्थितिकी जो निकेत या फिर निक की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? तो ये किया था ग्रीनेल्स महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, पूछ रहा है। तो जल प्रबंधन तो सीधे सीधे आपका एनवायरनमेंट से जुड़ा, वन रोपण, वन जीव सुरक्षा, ये सब पर्यावरण से जुड़े। औद्योगिक प्रबंधन तो ये जो है पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं रखता है। अगला देखते हैं 88 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए लवण कच्छ, तो लवण कच्छ सॉल्ट मार्सेस आदर्श स्थल है। तो लवण कच्छ की बात हो रही है, तो यहाँ पे सबसे आदर्श स्थल किसका होगा? तो ये होते हैं लवण मृदोद्भिद यानी कि हैलोफाइट्स के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, केवल एक हैलोफाइट्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति सबसे अधिक विस्तृत रूप में कहाँ पे मिल जाएगी। तो आपका जो देखेंगे कि जो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन का जो हमारा डेल्टा बनता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सुंदरवन में ही जो है मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। तो सबसे अधिक विस्तृत यहीं पे मिलती है मैंग्रोव। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। किसके लिए? तो जो एपीफाइट्स जो पौधे होते हैं वो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। किसके लिए? यांत्रिक अवलंबन के लिए। ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने हेतु आवश्यक है। तो किस चीज़ की आवश्यकता है? तो यहाँ पे जीवों की नई प्रजातियों का विकास, वो तो स्वयं ही हो जाएगा जब जीव बचे रहेंगे तब ना। कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा हानिकारक कीटों का विनाश आप कर रहे हैं, तो संतुलन कैसे बना रहेगा? जब आप खुद ही विनाश कर रहे हैं तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो गया। तो तीसरा कहते हैं जैव विविधता का संरक्षण। तो जैव विविधता का संरक्षण रखने से ही क्या होगा? संतुलन बना रहेगा। उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर वाले ऑप्शन आपके गलत हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो लैंड और हमारी लैंड और जो वाटर जो फैला हुआ है, तो अब देखें लगभग 71% जो आपका पृथ्वी है उस पर जल ही है। 29% लगभग में आपका लैंड आता है यानी कि स्थल आता है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? आपका सामुद्रिक। 93 नंबर कह रहा है कि भूगोल को जो है मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि किसने कहा था कि जो भूगोल है वो एक मानव पारिस्थितिकी यानी ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में जो है इसको परिभाषित किया था। तो ये किसने किया था? ये आपका किया था हॉर्लोन बैरोज जी ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी पर्यावरण के मूल संगठनों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो आप देखेंगे कि पर्यावरण के मूल संगठक कौन कौन से होते हैं आपके? अजैविक हो गए, जैविक हो गए और ऊर्जा हो गए। तो स्थानिक ये जो है मूल संगठक नहीं, ये तो एक विशेषता होती है जीवों की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित, तो वही देखिए यहाँ पे हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा था, पर्यावरण को नुकसान हो रहा था,
तो उसके लिए कहा था कि आप डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ बंद करके आपको वहाँ पे सीएनजी की गाड़ियाँ चलाई जानी पड़ेंगी। तो ये किस क्षेत्र के लिए उसने आदेश दिया था? ये दिया था आपके आगरा के लिए, क्योंकि जो ताजमहल है वो कहीं ना कहीं उस पर बुरा असर पड़ रहा था। अगला देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में होता है क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे पिछले वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा व खनिज दोनों की ही हानि होती है पारिस्थितिकी तंत्र में। अगला देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया। बिल्कुल सही है। तो पारिस्थितिकी तंत्र आप याद रखिए कि ये जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? एजी टांसले जी ने। दूसरा कह रहा है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? स्वपोषित। बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करते हैं, नहीं, उपभोक्ता स्वयं थोड़ी करते हैं, तो वो क्या किस पे? उत्पादक पर निर्भर होते हैं। तो उत्पादक जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, फिर उसको जो है उपभोक्ता ग्रहण करते हैं। तो हमारा ये तो गलत हो जाएगा। वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते थे, नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि वो वियोजक जो अपघटक होते हैं, हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको अकार्बनिक में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वियोजक का काम क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में ट्रांसफ़र करना, ना कि अकार्बनिक को कार्बनिक में। तो हमारा ऑप्शन जो राइट कौन कौन से थे? पहला और दूसरा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। 1 और 2 सही है। अगला 98 कह रहा है कि कुछ पौधों की जड़ें विष के समान, किसके समान? विष जहर के समान जो है पदार्थों का श्रावण करके अन्य जाति के जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि को संदर्भित करती हैं। तो देखिए क्या होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल सबसे अच्छा आप लोगों को मैं देता हूँ कि जो हमारा गेंदा का जो फूल का जो पौधा होता है उसमें ये क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। तो ये क्या करती है, इनकी जड़ें जो है एक पदार्थ को स्रावित करती हैं, एक जहरीला पदार्थ इनसे निकलता है। उस पदार्थ के कारण जो है अन्य पौधे इनके पास में जो है वृद्धि नहीं करते। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये क्रिया कहलाती है आपकी एलिलोपैथी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 या अधिक जीवों के अंतर संबंध में देखिए एक जीव को लाभ हो रहा है और किंतु हानि किसी को भी नहीं हो रही है, तो इस संबंध को क्या कहा जाता है? तो इस संबंध को कहा जाता है सहभोजिता। ऑप्शन नंबर ए आपका सहभोजिता इसको कहा जाता है। अगला देखते हैं कि वायु एक है, तो वायु क्या है? एक गैसों का मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर सी मिश्रण है। तो अगला देखते हैं कि घट पर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित हो जाता है? तो घट पर्णी का आप पौधा देखेंगे तो उसका जो पत्ता होता है वो एक आपको घट की तरह वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो एक घट जो हमारा घड़े का तरीका हो जाता है, तो उसमें उस तरीके का पत्ता जो है हो जाता है, एक घड़े की भांति उसकी आकृति हो जाती है। तो इसमें रूपांतरित क्या होता है? पत्ता। ऑप्शन नंबर बी। तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगले पार्ट में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि इन क्वेश्चन से आपका जो है अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है। और देखिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, बाद में आपके रिवीजन के लिए बेहतर हो जाएंगे। तो आप चेक करते रहिए कि कौन से क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं। अब कोई क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ से अगर देखिए कि कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको जाके वहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, ना कि फिर से क्वेश्चन। क्योंकि फिर क्या होगा, आप क्वेश्चन यहाँ पे देखिए नहीं, आपको टिक करना, आप उसको लिखना है उस क्वेश्चन को, हाँ ये मुझसे क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, आपको जाके फिर बुक में देखना है। बुक में देखेंगे जाके आपके, हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से जो है आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो दोबारा से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो है ट्रिक अपनाइए, तो इससे आपको एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।